नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई चार राजा कौन। मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है भारत की और विश्व की। भारत का जहां ये फिल्मों की राजधानी है, वहीं एक कैपिटल की भी राजधानी है। इसे कैपिटल ऑफ भारत कहा जाता है मुंबई को। तो मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है और मुंबई में भी बहुत बड़ी ब्रांड है। मुंबई में कौन सी ब्रांड है? ठाकरे परिवार, अमिताभ बच्चन, चौपाटी, भुवनेश्वर, मुंबा देवी, वहाँ की लोकल बस व्यवस्था, लोकल ट्रेन, ये सब मुंबई की बहुत बड़ी ब्रांड है क्योंकि इनके बहुत नाम है। तो इस ब्रांड के, मुंबई की जो ब्रांड है, ताजमहल होटल भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, गेटवे ऑफ भारत ये बहुत बड़ी ब्रांड है। लोग जो मुंबई आते हैं इन सब जगहों पर अवश्य जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर है, ये सब बहुत बड़ी ब्रांड है। तो उन ब्रांडों में एक और ब्रांड है जो बहुत ही विशेष स्थान रखती है मुंबई का। और जब से मुंबई में ये जो व्यवस्था चालू हुई तब से उसका विशेष स्थान है और उसका नाम है बेस्ट, BEST, बेस्ट। यानी कि ये वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो मुंबई, उसका जो स्वामित्व है वो BMC के पास है और BMC की एक अलग शाखा के रूप में ये काम करती है जिसका काम पूरे मुंबई को बस सेवा से जोड़ना। और जैसे कि नाम है BEST, उसका जो BEST स्पेल नहीं है B.E.S.T, बिकॉज उसके इन सब के नाम अलग अलग है, उनके पहले शब्द से इसको जोड़ा गया है बेस्ट। ये बेस्ट कहा जाता है मगर वास्तव में भारत के जितने भी लोकल बस सर्विस है, जितने ही महानगरों में, नगरों में, उनमें सबसे श्रेष्ठ बस सेवा मुंबई की है। इसका नाम भी बेस्ट है और सही अर्थों में ये बेस्ट है सेवा के रूप में, कनेक्टिविटी के रूप में, ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है मुंबई की, खासकर मुंबई की बहुत बड़ी ब्रांड है। तो उस ब्रांड के चुनाव हुए अभी, तो ये भी एक प्रतिष्ठा का विषय था सबके लिए, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, NCP के लिए, खासकर ठाकरे परिवार के लिए। अब ठाकरे परिवार से कह रहा हूँ कि क्योंकि अब दो भाई साथ हो चुके हैं, बीच में अलग हो गए थे, अब साथ आ गए। तो शिवसेना कहने के बजाय ठाकरे कहने, क्योंकि शिवसेना दो अलग है मगर ठाकरे परिवार दो अलग हो गए थे, एक हो गए अभी फिलहाल। तो इसलिए मैं ठाकरे परिवार, और बाला साहब ठाकरे अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड थी, उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उस ब्रांड को उनके बेटे उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए, कंप्रोमाइज़ किया, समझौता किया विचारधारा के साथ, सिर्फ इसलिए कि उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र बन चुके थे और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब बेटे को मुख्यमंत्री तो नहीं बना सके, उन्हें बनना पड़ा, मगर जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला उन्होंने महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, वो खेल पूरा न हो सका और न कुर्सी रही न नाम रहा। उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, कैसे शिवसेना टूटी और फिर से बीजेपी वापस सत्ता पे आई। तो ये, उसके बाद NCP भी टूटी, NCP टूटी और वो भी सत्ता में जुड़ गई। शरद पवार एक ब्रांड हो सकते थे मगर अब लुप्त हो गए। ठाकरे परिवार एक ब्रांड था, तो अब शनै शनै उनकी अधोगति हो रही है ब्रांड की। तो ये जो बेस्ट के जो चुनाव थे उसमें ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी और बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। और जो बीजेपी की प्रतिष्ठा थी उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है महाराष्ट्र में? यहाँ मोदी नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का संचालन उनके हाथ में है। हालांकि मोदी जी और अमित शाह के मार्गदर्शन में होता है मगर पूरा काम, पूरा संचालन वो स्वयं करते हैं और मोदी शाह की जोड़ी को उन पर पूरा भरोसा है। तो इस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली और बाकी 14 सीट एक ऐसी पार्टी को मिली, कर्मचारी संगठन को मिली जो बीजेपी के समर्थन की थी। यानी कि देखा जाए तो पूरी के पूरी 21 सीट का चुनाव हुआ था, पूरी 21 सीट बीजेपी के पाले में चली गई। यानी ठाकरे परिवार को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस तो इस रेस में था ही नहीं, कांग्रेस नहीं थी रेस में और एनसीपी भी रेस में नहीं थी। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी तरह चतुराई से या दांव पेंच के जो भी किया होगा उन्होंने बेस्ट की चुनाव में विजय हासिल कर ली। अब ये तो एक छोटी लड़ाई थी, इधर ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीएमसी, अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं, ये उसके पहले का ट्रायल शो ट्रेलर है ये। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत हासिल की, पूरा वर्चस्व दबा बना के रखा। अब इस जीत से आतो हसरत न हो जाए भारतीय जनता पार्टी और ज़मीन पर रहकर ही काम करे, तो 25 साल से जो शिवसेना का बीएमसी में वर्चस्व है उसे तोड़ा जा सकता है। और देवेंद्र फडणवीस इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अभी जब विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते और अब बेस्ट के चुनाव आसानी से जीत गए। अब बीएमसी का चुनाव उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, देवेंद्र फडणवीस एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में उभरे, बहुत बड़ी ब्रांड हो गई। अगर उद्धव ठाकरे ने धोखा नहीं दिया होता, जब 19 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 20 में लोकसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो जीत हासिल हुई थी बीएमसी भी, जब बीजेपी और शिवसेना के दोनों की युति को, जिसे महायुति, उस समय शायद महायुति कहते थे, तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते लगातार और ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती, एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में उभरते। तो बीजेपी के लिए सेकंड जो दूसरी पंगत जिसे कहते हैं मराठी में, या आमतौर पर कहते हैं पंगत, दूसरी पंगत की पंक्ति में कितने, मोदी जी के बाद कितने मुख्यमंत्री तैयार थे। योगी जी तो तैयार है, सबसे फ्रंट लीडर है योगी जी। मोदी जी के बाद हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, धामी जी उत्तराखंड के, ये एक अच्छी लय चल रही है दूसरे नंबर के नेताओं की जो तैयार हो रहे हैं। जो मोदी जी के बाद कौन स्थान लेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर एक दूसरी पंक्ति या पंगत तैयार हो गई है। देवेंद्र फडणवीस अगर ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते तो आज उसकी पंगत में वो समान अंतर चलते, मगर वो नहीं हो सका, ठीक है। मगर देवेंद्र फडणवीस अपना डंका बजाया और अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। और मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र के चाणक्य कभी शरद पवार को कहा जाता था, मगर वो शरद पवार नहीं, देवेंद्र फडणवीस है जिन्होंने सबको मात दी, सबको। इसलिए अब देखना है कि बीएमसी में उनकी क्या रणनीति रहती है और क्या खेल खेलने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ खेला होगा, ये तो बीएमसी के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मगर बीएमसी की ये जो कुछ भी हुआ है, ठाकरे भाई जो एक साथ आए हैं, वो बीएमसी के चुनाव के लिए आए हैं। और उन्होंने जो हिंदी का विषय लिया साथ में आने के लिए, वो शायद उन्हें उल्टा प्रभाव करेगा उनको, क्योंकि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ पर हिंदी का विरोध कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में जाओ तो हिंदी का विरोध होगा। कोई, देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में स्थापित नहीं किया था। उन्होंने जो स्थापित करने की कोशिश की थी, जो कानून लेके आए थे, वो हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अपनाने के लिए कानून लेके आए थे। तीसरी भाषा यानी कि मराठी, अंग्रेजी के बाद। तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई इस तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार न करे। ये कहीं भी ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा हो। शायद आप दक्षिण में भी चले जाए, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में जनता स्वीकार करती है। वहाँ के नेता
तमिलनाडु में खासकर जो वहाँ के नेता डीएमके, उनका ही विरोध है, सिर्फ ऊपरी विरोध है। अंदर से सब जानते हैं कि हिंदी सीखना जरूरी है और सिखाते भी हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, मगर राजनीतिक विरोध के रूप में वो विरोध करते हैं। तो हिंदी का विरोध एक तीसरी भाषा के रूप में कोई भी किसी भी राज्य में कोई मेट्रोपॉलिटन शहर विरोध नहीं करेगा। और यही हाल मुंबई का तो सबसे ज़्यादा है। मुंबई तो पूरी तरह से मेट्रोपॉलिटन और पूरी तरह से खुला शहर है। मुंबई जैसा कोई शहर नहीं है दुनिया में। मैं यूएस में रहता हूँ, मैं कई शहरों में घुमा भी हूँ, मगर जो मुंबई का जो आकर्षण है शायद ही कहीं हो। मुंबई, आमची मुंबई, श्रेष्ठ मुंबई, बेस्ट मुंबई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मगर अब देखना है बीएमसी में क्या होता है। देवेंद्र फडणवीस किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं, और अगर देवेंद्र फडणवीस बीएमसी को भी पाने में सफल हो जाते हैं तो समझ लो ठाकरे ने अपने आप को एक राष्ट्र के ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। तो आगे देखना है क्या होता है। अभी कहना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि रणनीतियाँ सबकी बनती है, क्या दांव पेचों का सब होता रहेगा। मगर एक बहुत बड़ी ब्रांड बनने जा रही है, वो है देवेंद्र फडणवीस। और हमें इंतजार करना होगा बीएमसी के चुनाव का। बीएमसी के चुनाव के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और ठाकरे परिवार का जो सूर्य है वो अस्ताचल की तरफ जा रहा है, और बीएमसी के चुनाव के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो अस्त हो चुका होगा, और उन्हें अस्त होते हुए सूर्य को जल देना पड़ेगा, देना ही पर। जैसे बिहार में करते हैं छठ की पूजा, उन्हें छठ की पूजा करनी पड़ेगी। जिस छठ की पूजा के लिए राज ठाकरे ने विरोध किया था, वो छठ की पूजा बीएमसी के चुनाव के बाद ठाकरे परिवार को करनी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसे ही हम आते रहेंगे आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।